नमस्कार दोस्तों, इंटीग्रेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना भी सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है। इसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह आकृति एक त्रिभुज है। इसमें ए, बी और सी ये 3 शीर्ष हैं, है ना। और ये ए सी और बी सी ये क्या हो गई? भुजाएं कहलाती है। ये जो है ये क्या कहलाएगी? भुजाएं कहलाती है, ठीक है ना। 3 भुजाएं हो गई हैं। अब उसके बाद में बी ए सी एक कोण हो गया है, ए सी बी एक कोण हो गया है और ए बी सी ये कोण हो गया है। जो कोण होता है वह बीच में लिखा जाता है, जैसे बी सी ए, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर कोण बी है ना। इसको कोण बी सी ए बोले या कोण सी बोले, है ना। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। अब त्रिभुज के शीर्ष से इसके जो सम्मुख भुजा है, सामने भुजा है, उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को उसकी माध्यिका कहते हैं। जैसे देखिए, ये बी सी, ठीक है ना, ये एक भुजा है, शीर्ष क्या है? ए, और यहाँ पर इसका बी सी का मध्य बिंदु है, इसका नाम हम दे सकते हैं एम। जब ए से एम तक का जो रेखाखंड खींचा जाता है ना, इस रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? माध्यिका। ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, है ना। जैसे बी से हमने यहाँ खींची और सी से यहाँ पर खींची, तो त्रिभुज में जो है 3 माध्यिकाएं होती है, ठीक है। अब त्रिभुज के शीर्ष से, है ना, ये त्रिभुज का शीर्ष है, इसके सम्मुख भुजा पर जो लंब खींचा जाता है उसे हम कहते हैं त्रिभुज का शीर्ष लंब। और त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब देखिए कि त्रिभुज है और त्रिभुज की किसी भी भुजा को जब हम बढ़ाते हैं तो बाहर की तरफ एक कोण बनता है ना। जैसे ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है और इसकी किसी भुजा को जब आगे बढ़ाया जाता है, जैसी भुजा है ना, इसका नाम हम दे सकते हैं ए, बी और सी। यदि भुजा बी सी को हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर एक कोण बनता है, इसे हम बोलते हैं बाह्य कोण। इसी प्रकार से जब इस भुजा को आगे बढ़ाया जाता है, एक कोण यहाँ बनता है, ये भी कहलाएगा बाह्य कोण। और इसी प्रकार से जब इस भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर एक कोण बनता है, जिसे हम कहते हैं बाह्य कोण, है ना, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जैसे कि इस आकृति में आप देख पा रहे हैं, कोण x और कोण y ये बाह्य कोण कहलाते हैं, क्योंकि इस आकृति के ये बाहर। अब क्या होता है, इसका गुण है क्या है? गुण ये है कि देखिए, जैसे ये बाह्य कोण है, इसके सम्मुख अंतः कोण है, अंदर जो बनते हैं वो कोण कहलाते हैं अंतः कोण। तो ये और ये, ठीक है ना, इसके सम्मुख है। ये सम्मुख अंतः कोणों का योग इस कोण के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि इस जो x का मान है 120 डिग्री है, यानी ये कोण 120 डिग्री बना हुआ है, ठीक है ना। और ये जो बना हुआ है, ये कोण बना हुआ है आपका 60 डिग्री का।
है ना, भी 60 का होगा। यानी क्या हुआ कि इस कोण का मान इन दोनों कोणों के मानों के योग के बराबर होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, भाई ये कोण है 120 डिग्री का है, इसके सम्मुख अंतःकोण ए और बी है, ये हो गया 50 का और ये हो गया 70 का। दोनों का योग कितना होगा 100। ठीक है ना। सम्मुख अंतःकोण योग बराबर हो जाता है आइए। ये त्रिभुज का जो कोणों का जो गुण है ये हमें याद रखना होगा। इसके आधार पर ही आगे हम प्रश्न हल करने वाले हैं। अब देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, ये तो पता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आकृति ए में त्रिभुज की तीनों भुजाएं वो बराबर है। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं समबाहु, क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। सम माने समान होता है, बाहु यानी भुजाएं और त्रिभुज यानी त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, ये दो भुजाएं बराबर है ना, ये भुजा की माप इनसे कम है, यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, समान माप की होती हैं। द्वि यानी दो होता है, सम यानी समान और बाहु यानी भुजाएं। ऐसा त्रिभुज इसकी दो भुजाएं समान माप की होती है, बराबर होती है, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा आकृति बी में दिया गया है। अब आकृति सी में जिस प्रकार का त्रिभुज है उसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज। क्या नाम है, विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु क्यों है, देखिए विषम का मतलब होता है अलग अलग, यानी जिस त्रिभुज की भुजाओं की माप, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भुजाओं के आधार पर जो है त्रिभुज के प्रकार हो गए हैं। ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब हम यहाँ पर जो जानकारी हमने प्राप्त की है ना, उस जानकारी आधार पर यहाँ पर हम त्रिभुजों के नाम लिखेंगे उनकी भुजाओं के माप के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है इसकी तीनों भुजाओं की माप बराबर है, इसलिए इसका नाम हो गया है समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। देखिए 3 इंच है, 5 इंच और 7 इंच। तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, विषम बाहु, क्या नाम होगा, विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजाओं की माप जो है वो क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में आप ये देख रहे हैं इस त्रिभुज में ये भुजा है 3 फीट, इस भुजा की माप भी है 3 फीट और इसकी माप है 5 फीट। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, है ना, दो भुजाएं बराबर हैं, ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में भी दो भुजाएं बराबर है, 2 इंच है, ये 2 इंच है ना, तो इसका नाम भी हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समझ में आ रहा ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा।
अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और अगले वर्ष जो NMMS एग्जाम है उसमें आप सफलता अर्जित करें और 4 वर्षों तक 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त करें। इसकी तैयारी के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं NMMS के नाम से आप देखें, सीखें, समझें और परीक्षा में सफलता अर्जित करें। अगला त्रिभुज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी तीनों ही भुजाएं बराबर है। देखिए 4 फीट 4 फीट और 4 फीट है। जब तीनों ही भुजाएं बराबर हैं ऐसे त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप बराबर हो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु, क्या बोलेंगे? विषम बाहु। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना सीखा है। चलिए अब यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों को हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप क्या है? क्या होता है? देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है ना? और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों ही अंतः कोण योग 180 डिग्री होते हैं। ठीक है ना? 180 में जब 3 का भाग लगाते हैं कितना आता है? 60 डिग्री। यानी समबाहु जो त्रिभुज होता है कि प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। इसलिए विकल्प बी जो है सही उत्तर होगा और यहाँ पर हम लिख देंगे बी 60 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 रेखाखंड है ना? और 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे सी त्रिभुज और सी के सामने जो गोला है इस गोले को आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न 3, एक त्रिभुज में माध्यिकाएं होती है। कितनी होती है? 1, 2, 3 और 4। देखिए एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है इसलिए विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। नहीं लिखा सी और सी के सामने जो गोला है इसका फिलअप कर दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कोण है 2x, इस कोण की माप है x। ठीक है, और ये कोण आपको इस प्रकार से ये दिया गया है चिन्ह, ये इसका मतलब होता है समकोण। समकोण है 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, है ना? हम ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों ही अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमें x मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे? तीनों को हम जोड़ लेते हैं। 2x धन 2x धन 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा जब भी इस प्रकार का चिन्ह आता है इसका मतलब होता है समकोण। कोण है 90 डिग्री और त्रिभुज के तीनों ही अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने यहाँ, ठीक है ना? 2x और x को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है, ठीक है, 3x बराबर। अब 90 का हम कर देते पक्षांतर, धन है इसका ऋण हो जाता है 180 डिग्री ऋण 90 डिग्री। ठीक है, अब 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 90 घटाते हैं बचता कितना? x बराबर 90 डिग्री बटा 3 काट दिया, 3 3 9 0 बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ कितना है? 2x है ना? तो हम मान ज्ञात कर लेंगे इसलिए
एक्स मतलब 2 गुणा एक्स, 2 गुणा एक्स मान कितना है 30 डिग्री है, तो हमने यहाँ लिखा 30 दूनी 60 डिग्री, यानी ये जो कोण है इसका मान कितना हो गया 60 डिग्री हो गया है और इसका मान 30 डिग्री हो गया है। तो एक्स का मान पूछा है यहाँ पर, एक्स का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया है, यानी विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज में x और y का मान क्रमशः कितना होगा, यानी x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर एक दिया है हमें बाह्य कोण, क्या दिया है बाह्य कोण, और त्रिभुज के गुणों के अंतर्गत हमने सीखा है कि बाह्य कोण इसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये जो कोण है 120 डिग्री, इसके सामने जो कोण है सम्मुख कोण वो क्या है 40 डिग्री है और x है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 डिग्री धन x बराबर हो जाता है 120 डिग्री, ठीक है ना। x बराबर हो जाता है 120 डिग्री ऋण 50 डिग्री, यानी x बराबर 70, ठीक है। x मान तो हो गया 70 हो गया। अब ज्ञात करना किसका y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों ही अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 50 डिग्री लिखा हमने, है ना। x का मान हम निकाल चुके हैं का ना 70 डिग्री, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 70 डिग्री धन तीसरा कोण है y, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि बराबर 100, ठीक है ना। 50 डिग्री और 70 डिग्री इनको जोड़ते हैं तो होता है कितना 120 डिग्री धन y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो y बराबर हो जाता है 180 डिग्री धन का हो जाएगा ऋण 120 डिग्री, y बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए x का मान हमने निकाला कितना 70 डिग्री निकाला है और y का मान आया है 60 डिग्री आया है, तो यहाँ पर क्रमशः इसका मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 70 डिग्री और y का मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से विकल्प सी जो है हमारा उत्तर होगा। देखिए हमें गणित को रटना नहीं है, इसे सीखना है ना। प्रश्नों को जब तक आप समझेंगे नहीं, कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो हमें केवल ये टिक मार्क लगाना नहीं है, नहीं एडगेट के खाली स्थान को पूर्ति करना है, उन्हें समझना है, ताकि इस प्रकार के अन्य प्रश्न आते हैं तो आप उनको आसानी से हल कर सकें। और जो एन एम एस नेस सेस ओलंपियाड है ना, नवोदय आदि जो परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में कंसेप्ट बेस्ड स्किल बेस्ड समझ पर आधारित प्रश्न ही आते हैं। वहां पर एस इडीज जो हमारी टेक्स्ट बुक के प्रश्न हैं वे नहीं आते हैं, इसलिए कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। प्रश्न क्रमांक 6, आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कोण का मान दिया है 60 डिग्री, अब देख पा रहे हैं कोण क्यू का मान 60 डिग्री है, कोण पी कितने का है, ये निशान देखिएगा, ये चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का दिया हुआ है। कितने का ये 90 डिग्री का है, और हमें एक से मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, है ना, कि त्रिभुज के तीनों ही अंतःकोण योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अतः अब क्या करेंगे, इन तीनों का योग करते हैं। देखिए 90 डिग्री धन 60 डिग्री धन x बराबर हो जाएगा कितना, हो जाता है 80। अब 90 अंश और 60 अंश इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 150 अंश या डिग्री, इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, ये अंश।
धन x बराबर 180। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री ऋण 150 डिग्री। 180 में से 150 घटाते हैं, कितना बचेगा, ये आपका आंसर है ना। यानी यहाँ पर आंसर लिख देंगे, x का मान कितना जाएगा, x बराबर 30। ठीक है, x का मान हो गया है। प्रश्न क्रमांक 7, त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। ये त्रिभुज के यहाँ पर 3 शीर्ष हैं, कौन कौन से हैं देखिए, ये शीर्ष हम लिख देते हैं, शीर्ष A, B और C, ये 3 शीर्ष हो गए हैं, A, B और C। अब क्या हो रहा है, भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। अब 3 भुजाएं कौन कौन सी देखिए, पहली भुजा AB, यहाँ से यहाँ तक AB भुजा हो गई। दूसरी भुजा BC, ये दूसरी भुजा हो गई BC। और तीसरी भुजा हो गई है CA या AC, है ना, दोनों तरफ से हम पढ़ सकते हैं, A या AC। ये 3 भुजा हो गई हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक आकृति बनाते हैं त्रिभुज की। ये त्रिभुज की आकृति बना ली, हो गया। अब इसका नाम हम ए बी दे सकते हैं, ठीक। और अब त्रिभुज में क्या होता है, शीर्ष लंब यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। कि हमने एक लंब डाल दिया है इस प्रकार से, और इसका नाम आप DEF MNOP कुछ भी दे सकते हैं। तो आपका शीर्ष लंब हो जाएगा AM, हमने यहाँ M नाम दिया है, ये हो जाएगा A, ये कहलाता है शीर्ष लंब। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए एक हमने त्रिभुज बनाया है, ये अब इस त्रिभुज में दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, तो यह कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। अब इसका हम नाम दिया है P, Q और R नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चांदे की सहायता से एक जो है लंब डालते हैं, कहाँ से QR पर, इसका नाम हमने दे दिया है एस। क्या नाम दे दिया है, एस नाम दे दिया है। ये लंब हो गए हैं, ठीक है, तो ये लंब हो गए हैं। इसी प्रकार से अब माध्यिका किसे कहते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम माध्यिका कहते हैं। देखिए यही शीर्ष लंब है PS, और PS ही माध्यिका है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। माना कि त्रिभुज PQR है, जिसे अभी हमने यहाँ पे बना दिया है त्रिभुज P, इसमें PQ बराबर है AR के। ये जो दो रेखाखंड है ये दोनों बराबर हैं। अब चांदी की सहायता से हमने क्या किया है, ये जो केस है शीर्ष लंब ये हमने खींचा QR रेखाखंड पर। ठीक है ना, अब इसके से मापा तो क्या हुआ, QS और SR की माप बराबर आ रही है ना, ये दोनों बराबर हैं। इससे सिद्ध क्या हो रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। प्रश्न 10, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं x क्या है, एक बाह्य कोण है और इसके सम्मुख दोनों अंतः कोणों का माप क्रमशः 25 डिग्री और 35 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें x मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण बराबर सम्मुख
अंतः कोणों का योग। सम्मुख यानी इसके सामने, सम्मुख अंतः कोणों का एक। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनका मान रख देते हैं। बाह्य कोण कौन सा है, x है। बाह्य कोण का मान हो गया x बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग। सम्मुख अंतः कोण है 25 डिग्री धन 35 डिग्री। x बराबर 35 और 25 जोड़ते हैं कितना आता है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से x मान कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है, शेष दोनों कोण बराबर हैं, बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना कि बराबर कोणों में प्रत्येक कोण की माप कितनी है x। तो अतः एक कोण हमें दिया है 60 डिग्री धन, है ना। अब जो बराबर कोण है उसमें प्रत्येक कोण की माप हो गई कितनी x। तो यहां पर लिखा हमने x डिग्री धन x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों ही अंतः कोण योग 180 डिग्री होता है। 60 डिग्री धन x और x जोड़ देंगे तो जाता है 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 2x बराबर 180 डिग्री धन का हो जाएगा ऋण 60 डिग्री। ठीक है ना, 2x बराबर, अब 180 में से 60 घटाते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ये x बराबर हो जाता है 120 डिग्री बटे 2 से काट देंगे तो 6 की 12 और 0 के 0, ये हो जाएगा x बराबर 60। ठीक है, तो यहाँ पर जो बराबर कोण है उसमें प्रत्येक की माप कितनी हो गई 60 डिग्री होगी। क्या आपका आंसर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप इन दो मापों के बीच होना चाहिए। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें त्रिभुज की दो भुजाओं की माप दी गई है। ठीक है ना, एक की माप है 12 सेंटीमीटर और दूसरी माप है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा होती है उनकी मापों का योग तीसरी भुजा के मापों योग से अधिक होता है ना। कि यहाँ पर हमें जो भुजा दी गई है वो 12 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर, इनका योग जो है तीसरी भुजा की माप से बड़ा होगा, तीसरी भुजा के माप से बड़ा होगा। ये तो क्लियर हो गया, हो गया ना। तो अब इसको हम जो भुजाएं हैं 15 धन 12 इनको जोड़ते हैं, कितना आता है 27, और यदि 15 में से 12 घटा देते हैं कितना जाता है 3 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीसरी भुजा होगी वह 3 से बड़ी होगी और 27 से छोटी होगी, यानी इन दोनों मापों के बीच में भुजा होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे निष्कर्ष रूप में कि अतः तीसरी भुजा की माप की माप 3 सेंटीमीटर से बड़ी, है ना, और 27 सेंटीमीटर से छोटी हो। ये हो गया है, इनकी माप जो है 3 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर बीच में होगी। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है।
निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो लागू होता है। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण होता है समकोण, और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये इसे हम कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और ये जो भुजा होती है वो बोलते हैं हम लंब। क्या बोलेंगे? लंब बोलते हैं, और इस भुजा का नाम है आधार। ठीक है, समकोण त्रिभुज में है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, आधार का। अब यहाँ देखिए कि कर्ण की जो लंबाई वो अधिक होती है, यहाँ पर आ जाएगा 5 का वर्ग बराबर, अब लंब या आधार हम किसी को भी यहाँ पर मान सकते हैं, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। ठीक है, अब 5 का वर्ग मतलब 5 का 5 में गुणा करना होता है ना। ये 5 वर्ग का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25। यहाँ लिखा हमने 25 बराबर 3 का वर्ग, 3 3 की घातांक 2 है, इसका मतलब क्या हो गया? 3 गुणा 3 या धन 4 का वर्ग, यानी 4 गुणा 4, 4 चौके 16। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 बराबर 9 और 16 को जोड़ते हैं, है ना, तो बच जाता है, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो माप दी गई भुजाओं की, यह समकोण त्रिभुज की माप है। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः अतः त्रिभुज की दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की है। ये जो भुजाएं दी गई है ये निर्धारित करती है कि दिया गया जो त्रिभुज है वो क्या है? समकोण। ठीक है, और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि यहाँ पर जैसे एक पेड़ है, पेड़ मान लेते हैं। अब यह पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। मान लीजिए इसको यहाँ से टूट गया है और ये जमीन पे गिर गया। ये ऊंचाई कितनी हो गई है? 5 मीटर हो गई है। ठीक है, यह उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। ये जो है ये गिर के यहाँ गया है और ये दूरी कितनी हो गई है? 12 मीटर दी। ठीक है, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, अब मान लिया है कि पेड़ का नाम हमने दिया है ए बी। अब जहां से टूटा है उस बिंदु का नाम दीजिए सी, और जहां पर टिका है इसका नाम देते हैं डी। ठीक है, तो यहाँ पर अब पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? देखिए पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? यानी 5 मीटर तो है ये 5 मीटर, यानी ए सी धन ई सी या सी बी। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना, वो किसके बराबर है? इस लंबाई के बराबर। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ए सी धन सी बी, है ना, और सी बी के बराबर है, सी बी बराबर है सी डी के, है ना। तो ये जो हिस्सा टूटा है ये टूट करके जमीन पर टिक चुका है। क्लियर हो गया? अब देख रहे हैं यहाँ पर ये टिकेगा, ये जो बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। तो इस त्रिभुज में हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। तो समकोण के सामने भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ये तो त्रिभुज हमारी देंगे यहाँ पर त्रिभुज सी ए डी में
टी का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन, ठीक है ना, ये CD का वर्ग यानी कर्ण हो गई है, बराबर क्या जाएगा, ये लंब का वर्ग धन ये आधार का वर्ग। ठीक है, यहाँ लिखा हमने टी का वर्ग बराबर AC कितना है, AC है 5, 5 का वर्ग धन AD 12 है, 12 का वर्ग, वर्ग यानी उसी संख्या का उसी में 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग 144, CD वर्ग बराबर हो जाएगा, और 169 का हम जो है वर्गमूल निकालते हैं, ये वर्ग का पक्षांतर करने पर हो जाता है वर्गमूल, और 169 का वर्गमूल आएगा कितना, 13। ठीक है, तो 13 में 13 गुणा करते हैं 169, यानी CD की जो ये लंबाई है कितनी हो गई, वो हो गई 13। अब AC कितना है, 5 है, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा AC यानी 5। अब देखिए CB बराबर CD, डी मान हम कितना निकाला है, 13 निकाला है, यहाँ पर आ जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो गया 18 मीटर, क्या 18। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः पेड़ की पूरी ऊंचाई भी 18 मीटर है, 18 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों में 1:2 अनुपात 3 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको दिया गया है त्रिभुज के कोणों का अनुपात, दिया गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, ठीक दिया है कोणों का अनुपात। अब ये अनुपात आपको दिया गया है 1:2:3 पर 1:2 आपको दिया गया है। तो इन्हें हम जो है क्या करते हैं, x 2x व 3x भी लिख सकते, यानी क्या करेंगे कि तीनों यदि हम समान राशि गुणा करते हैं तो अनुपात के मान में कोई भी अंतर नहीं आता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, अब इसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण योग 180 डिग्री होता है ना। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः क्या करेंगे, कोणों जोड़ देंगे, x धन 2x धन 3x, तीन हो गए त्रिभुज के, और तीनों कोणों योग 180 डिग्री होता है, हमने बराबर 180। अब जोड़ देंगे x 2x और 3x, 3 और 2 5 और 1 6, हो जाता है 6x बराबर 180 डिग्री, 6x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा, इसे काट दिया 6 × 18 है ना, इस प्रकार से हो जाएगा x बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद में हमें इन तीनों के मान ज्ञात करना है। x मान निकल चुका है, इसलिए 2x बराबर 2 गुणा x, x मान कितना है 30 है, इसे गुणा कर दिया तो हो जाएगा 60 डिग्री। और इसी प्रकार से 3x का मान ज्ञात कर लेते हैं, 3 गुणा x मान है 30, 3 गुणा किया हो गया 90, है ना। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 30 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री है। दोस्तों, तो इस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।